हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर कविता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर कविता पीएचडी द जूलॉजिस्ट। यहां पे हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं, पीएचडी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फेजेस पीएचडी जर्नी में आते हैं। फ़िलहाल इसके पहले मैंने अपना प्रीवियस वीडियो सिनॉप्सिस टॉपिक पे अपलोड किया था और यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। यानी कि आपको सिनॉप्सिस मिलने के बाद जब आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं या आपने अपना पहला, दूसरा, तीसरा जो भी ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने के बाद व्हेन यू हैव गॉट योर डेटा, योर रिजल्ट, योर कलेक्शन, योर डिस्कशन, देन बात आती है कि अब रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर क्या है, कैसे लिखना है और कैसे हम इसको पब्लिश कराते हैं। इन 3 फेज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। अब रिसर्च पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको अगर प्री सबमिशन देना है, यानी कि आपका पहला वाइवा देना है, तो आपका कम से कम एक पेपर पब्लिश होना चाहिए। यानी कि देयर शुड बी 1 पेपर publication of your research work, which is very important for your pre-submission. And for final submission, you will have to only publish 2 paper. Okay, पहले आप एक पेपर पब्लिश करते हो, जिसके बाद आपका प्री सबमिशन होता है और 2 पेपर पब्लिश आप कर लेते हैं तो आपका फाइनल सबमिशन होता है। और ये आपके नेसेसरी क्राइटेरिया है, यानी कि मस्ट है। ओके, कि आपको ये चीज़ बाउंडेशन है कि आपको एक पेपर पब्लिश कराना ही है अगर आप अपना प्री सबमिशन देने जा रहे हैं। तो अब बात आती है कि आपने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आपको रिसर्च पेपर लिखने में प्रॉब्लम आती है कि अब मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। इम्प्लीमेंटेशन का किसका? रिज़ल्ट का, अपने ऑब्जर्वेशन का, कलेक्शन का, डेटा का, डिस्कशन का, ये सारी चीज़ें एक रिसर्च पेपर में कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो ये बात हम करेंगे इस टॉपिक पे कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, यानी कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस आते हैं, कौन कौन से आप हेडिंग यूज़ करते हैं और कैसे आप इसको राइट करते हैं। ओके, तो मैं आपको इसमें एक पेपर, अपना ही एक पेपर एग्जांपल देकर दिखाऊंगी। ये है मेरा एक पेपर जिसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि आपको ये बातें समझ में आ सकें। तो आप किसी भी एनिमल को, टाइटल को, मेरे टाइटल पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा और आप सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि हाउ यू विल राइट योर पेपर। ओके, हाउ यू विल राइट योर रिसर्च पेपर विद योर ऑब्जेक्टिव्स, विद योर फाइंडिंग्स, विद योर डेटा। ओके, तो हम पहले टाइटल की बात करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लाइक किसी भी एनिमल की टॉक्सिसिटी, किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी किसी एनिमल पर, या स्पेसिफिकली किसी एनिमल के बारे में, या आप हिस्ट्री के हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, आप ज्योग्राफी के हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, आप मान लीजिए सॉइल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, सॉइल की फर्टिलिटी देख रहे हैं, कितना वो फर्टाइल है, कितना वो उपयोगी है। और उसके बाद आप किसी प्लांट का देख रहे हैं, या आप किसी भी फील्ड के हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं और कुछ ना कुछ आपको एक ऑब्जेक्टिव मिला होगा। तो मान लीजिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको किसी सॉइल में फर्टिलिटी देखनी है सॉइल की, या प्लांट का ग्रोथ देखना है, या मैंने केमिकल लिया, मैंने अपने केमिकल की टॉक्सिसिटी देखी। ओके, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था, तो मेरा पहला पेपर टॉक्सिसिटी पे बनेगा। यानी कि मैं अपना पहला पेपर टॉक्सिसिटी पे लिखूँगी। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देयर इज़ अ क्लोरोफाइन ट्रीटमेंट अगेंस्ट स्नेल लिम्निया एक्यूमिनेटा न्यूट्रोलिन फेशलोसिस कंट्रोल। यानी कि मैं फेशलोसिस कंट्रोल पे वर्क करती हूँ, तो मेरा जो टॉपिक है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी उसी चीज़ से रिलेटेड था, तो मैंने अपना टाइटल भी उसी चीज़ से रिलेटेड डाला। यानी कि आप अपना टॉपिक चूज़ करने के बाद, अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद, अपना जो टाइटल है वो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रखते हैं। और मुताबिक होने के साथ साथ ये आपका बहुत 10 से 12 वर्ड्स का होना चाहिए एंड बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा होना चाहिए, ताकि कोई भी रिसर्चर अगर आपके पेपर को सर्च करना चाहे और अगर सर्च कर लेता है तो उसे प्रॉपर तरीके से मालूम हो जाए सिर्फ आपके टाइटल से कि आप क्या करने वाले हैं, आगे आपने क्या किया है। ओके, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ अ समरी ऑफ योर ऑल
और रिसर्च वर्क। ओके, आपने पहला ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट किया है तो आपके रिसर्च वर्क का ये समरी होता है। ये आपके रिसर्च वर्क के सारे काम को रिप्रेजेंट करता है एक साथ। यानी एब्स्ट्रैक्ट तो लगभग 200 या 250 वर्ड का होता है, जैसा जनरल के हिसाब से मांगा जाता है वो आप उसी तरीके से बनाते हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट में आपका फर्स्ट आप ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं, साथ में एक मटेरियल्स मेथड का सेक्शन ऐड करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट ऐड करते हैं और कंक्लूजन ऐड करते हैं। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ आपको 200 वर्ड का ही रखना है। 2-2 लाइनों में सब चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि आपका एब्स्ट्रैक्ट एक समरी है। समरी का मीन्स आपने पेपर में जितना कुछ लिखा है उसके बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं। क्योंकि रिसर्च में जो भी पेपर पब्लिश होता है वो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर सर्च करता है तो उसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिलता है एज अ PDF, उसको बाद में डाउनलोड करना पड़ता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद कोई भी रिसर्च करने वाला स्टूडेंट्स या कोई भी जो भी सर्च कर रहा है आपके केमिकल से रिलेटेड या आपके एनिमल से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो इजीली फाइंडिंग से अंदाज़ा लगा सकता है कि आपने आगे कौन सा काम किया है, क्या ऑब्ज़र्व किया है, किस ईयर में, किस मंथ में, किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया है और उसका कंक्लूजन क्या है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जैसे आप यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन लिखते हैं कि मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका ये जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे रिज़ल्ट का सेक्शन है। ओके, ये आपका रिज़ल्ट सेक्शन यहाँ पे आपने ऐड कर लिया, ठीक है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा आपने कंक्लूजन ऐड कर दिया। ओके, यानी कि ऑब्जर्वेशन, लिटिल बिट मटेरियल्स मेथड एज वेल एज द रिज़ल्ट सेक्शन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ कंक्लूजन। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। दिस इज़ योर कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स के नाम से पता चल रहा है की ऑफ द होल वर्क, यानी कि उस पॉइंट से आपके जितने भी काम हैं, जो भी आपने काम किया है उस एक वर्ड से आपके पूरा पेपर को रिप्रेजेंट करता हो। यानी कि मेरा काम फैशोलॉसिस पे है तो मैंने फैशोलॉसिस वर्ड ऑब्वियसली है कि मैं फैशोलॉसिस वर्ड ज़रूर यूज़ करूँगी। यूज़ करने का मतलब कि क्योंकि कोई भी रिसर्चर जो फैशोलॉसिस पे काम कर रहा होगा वो जाहिर सी बात है कि फैशोलॉसिस वर्ड ज़रूर यूज़ करेगा, और ये यूज़ करते ही मेरा पेपर खुल के आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेपर्स की साइटेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। ओके, तो इस वजह से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट डालते हैं जो हमारे पेपर का मेन ऑब्जर्वेशन होता है। किस एनिमल पे, किस केमिकल पे, किस प्लांट पे, किस व्यक्ति पे, कि जिस भी चीज़ों पे हम वो पर्टिकुलर सॉइल पे कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी या वो जो भी वर्ड है वो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये हमारा कीवर्ड्स होता है जिससे कि सिर्फ एक वर्ड डालने पे हमारा पेपर प्रॉपर ओपन हो जाए गूगल पे। बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है कि हमारे काम का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन में उन चीज़ों के ऊपर होगा जिस भी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे होंगे या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उस चीज़ से रिलेटेड वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। अगर एनिमल की बात करें, रिप्रोडक्शन रेट क्या है, केमिकल क्या इफ़ेक्ट है, और हम इंट्रोडक्शन में रेफरेंस के साथ अपनी बातों को मेंशन करते हैं। ओके, हम किसी भी रिसर्चर का उस काम से रिलेटेड वर्ड लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन में विद रेफरेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और लास्ट में हम ज़रूर बताते हैं कि इसका क्या उपयोग होने वाला है आगे और हमने किस तरह से इसको आगे इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद बात करेंगे मटेरियल्स मेथड में। मटेरियल्स मेथड जैसे नाम से ही आपको पता चला मेरा काम एनिमल पे था, तो मैंने जो भी एनिमल लिया उसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे उसकी साइज़, उसका बिलोंगिंग, वो कहाँ पे सर्वाइव करता है, कैसे हमें मिला, हमने कैसे उसे एक्लिमेटाइज़ किया, इसके बारे में यूज़ किया। यानी कि जो भी आप मटेरियल्स, जो भी एपरेटस, जिस भी चीज़ के हेल्प के साथ अपना ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं वो ज़रूर इसमें मेंशन होना चाहिए एज अ मटेरियल। और मेथड की बात करें तो मेथड, किस मेथड से आप इस काम को कंप्लीट करने वाले, जैसे कि मैंने लिया वो लैब एट ऑल, मुझे एक केमिकल बनाना था
जिसको मैंने एक रिसर्चर के हेल्प से, उसने क्या रिसर्च किया, उसने किस तरीके से बताया है, बनाया है, और वो कितना पेटेंट है, एक्चुअली वो कंफर्म है कि हाँ इस तरीके से बनता है, तो हम उस मेथड को उठाकर अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उस साइंटिस्ट का नाम आगे लगाकर कि हाँ इन्होंने ये काम किया और इनके मेथड के थ्रू हम ये केमिकल बनाने वाले हैं या बनाया है। तो ये आपका मेथड होता है। जिस भी मेथड से आपने किया, आप उनके साइंटिस्ट का, उस रिसर्चर का नाम ज़रूर मेंशन करते हैं अपने मटेरियल्स मेथड सेक्शन में, ठीक है। बाकी आप जो भी यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद बात करें रिज़ल्ट सेक्शन की। रिज़ल्ट ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिज़ल्ट सेक्शन में रेफरेंस नहीं जाता, आप इसमें सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ अपना रिज़ल्ट देते हैं, फाइंडिंग्स देते हैं, डेटा देते हैं। अगर टॉक्सिसिटी है केमिकल की तो कितनी थी, एनिमल की सर्वाइबिलिटी है तो कितनी थी, सॉइल की फर्टिलिटी है तो कितनी थी, प्लांट का ग्रोथ हुआ कितना हुआ, नंबर ऑफ़ डिजिट में आप जो भी कैलकुलेशन किए होंगे, आपने डेटा निकाला होगा या लैंग्वेज में। और एक बात ध्यान रखिए कि जो रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंस दोनों का होता है। ओके, देयर विल बी द सेम इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट एज वेल एज अ नेगेटिव रिजल्ट, देयर विल बी नथिंग इन नेगेटिव वे। ओके, आपका अगर रिसर्च आपने किया है तो चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंस होते हैं, रिसर्च बेकार नहीं होता, ठीक है। तो आपने जो भी फाइंडिंग्स निकाली होंगी वो आपके लेवल पे इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद बात करें डिस्कशन की। डिस्कशन रेफरेंस के साथ लिखा जाता है। तो आपने जो भी केमिकल लिया है, जो भी आपने एनिमल लिया है, उसको अदर रिसर्चर्स के काम के साथ आप कंपेयर करते हैं कि अगर उसकी टॉक्सिसिटी इतनी बता रही थी तो आपके पेपर में आपने जो काम किया, आपने किस लेवल तक उसकी टॉक्सिसिटी निकाली। इट मीन्स यू विल कंपेयर योर केमिकल, योर एनिमल, योर पर्सन विद अदर रिसर्चर्स वर्क। ओके, अदर साइंटिस्ट के, अदर रिसर्चर्स के काम के साथ आप कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप एक कंक्लूजन देते हैं कि आपका काम कितना फ्रूटफुल है, फ्यूचर में कितना इसका उपयोग किया जा सकता है और ये बेनिफिशियल है या नहीं, और एथिकल लेवल पे, यानी अगर आप एनिमल ले रहे हैं तो कायदे के तौर पे आपने उसको सही से हैंडल किया है कि नहीं, और ये सारी पॉलिसी को कंफर्म करता है कि आपने पूरे पॉलिसी के साथ इस चीज़ को हैंडल किया है और यूटिलाइज़ किया है अपने एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो यहाँ पे हो गया डिस्कशन। कंक्लूजन ऑब्वियस सी बात है कि कंक्लूजन में आपका एक फ्यूचर लेवल पे आप एक एग्जांपल देंगे कि जैसे मैंने लिखा, इट कैन बी स्टेटेड दैट वाटर क्लोरोफाइलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड द यूज़ ऑफ क्लोरोफाइलिन इज़ सेफ एज इट इज़ नॉट टॉक्सिक टू फिश शेयरिंग द सेम हैबिटेट। मैंने बताया कि जो भी मैंने केमिकल लिया है वो बायो केमिकली, इकोलॉजिकली इको फ्रेंडली है, सेफ़ है और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म को, किसी भी अदर ऑर्गेनिज़म को इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो भी काम किया है वो किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, इसका अच्छा ही यूज़ है और आगे फ्यूचर में इसकी और यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए बिकॉज़ अब तो मैं कंक्लूजन पे पहुँच ही गई हूँ। तो कंक्लूजन के बाद आते हैं हम रेफरेंस पे। रेफरेंस में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप रेफरेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपका रेफरेंस है, जितने भी साइंटिस्ट रिसर्चर को आप अपने पेपर में मेंशन करते हैं उनको आप रेफरेंस सेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। जितने भी रिसर्चर्स के हेल्प से आपने अपना पेपर ईजिली लिखा होगा, कंपेयर किया होगा, उन सारे रिसर्चर्स के नाम, साइंटिस्ट के नाम आप एक रेफरेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने पेपर लिख लिया है और पेपर में 2-3 चीज़ें और आती हैं जो जनरल के हिसाब से मांगी जाती हैं, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद आपको अगर टेबल की ज़रूरत पड़ती है, आपने टेबल यूज़ करना है, आपने फिगर यूज़ करना, आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से और कितनी आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि पेपर आपका 12 फॉन्ट में ही लिखा जाता है, स्पेसिंग इसकी 2 होती है, टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखा जाता है पेपर। तो इन चीज़ों को कैसे सेटिंग करना, आप यहाँ देख रहे हैं हम होम पेज पे हैं, होम, यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ, आप होम पे जाएंगे, होम में आपको ये सारे क्राइटेरिया मिलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने एक सेंटेंस चूज़ कर लिया है, इस यहाँ से आप फॉन्ट का नंबर चेंज कर सकते हैं, लाइक 12। ओके, देखिए ये 12 हो गया, बाकी के कंपेरिजन में आपको यहाँ से बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं,
इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, सॉरी मैं चूज़ कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, टाइम्स न्यू रोमन में ये ऑलरेडी है, तो आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर सकते हैं। सिनॉप्सिस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको फ़ॉन्ट कितना लेना है, स्पेसिंग कितनी लेनी है, और वही आपका रिसर्च पेपर में भी इम्प्लीमेंट होता है। पेज लेआउट में जाकर हम यहाँ से ये सेटिंग है, इसको लेफ़्ट राइट जो पेज की स्पेसिंग होती है उसको हम सेट कर लेते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट और होम में आ जाएंगे तो यहाँ देखिए ये स्पेसिंग आपको 2 दिख रही है, तो इन 2 सेंटेंस के बीच में हमेशा जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 2 पे आप क्लिक कर देंगे तो ये बीच की स्पेसिंग आपको उसके बराबर हो जाएगी। ओके, फ़ॉन्ट का कलर जैसा भी आप रखना चाहेंगे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और मैं बात करूँ टेबल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंसर्ट वाला ब्लॉक। ओके, ड्रॉप डाउन जितने भी मेनू आएंगे यहाँ पे आप देखिए, इसमें से टेबल, यहाँ पे आपका टेबल लिखा हुआ है, आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल में कितने कॉलम रो चाहिए देखिए, ये मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूँगी, फ़िलहाल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। इस हिसाब से यहाँ पे आपने ये इंसर्ट पे क्लिक कर देना और टेबल आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पेपर में इंक्लूड करनी रहती हैं, और बेसिकली आपका पेपर 12 फॉन्ट में स्पेसिंग 2 के साथ टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज में सेट होता है। ठीक है, और यहाँ पेज लेआउट में जाके आप ओरिएंटेशन में जाके आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए या लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए, ये दोनों केसेस के हिसाब से आप अपने पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप में ये देखिए पूरा कवर कर लिया, बट बेसिकली ये पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है तो आप पोर्ट्रेट फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, आई विश कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक रिसर्च पेपर को कैसे लिखा जाता है। तो आई विश कि आप आगे आपको जब भी पेपर लिखना होगा तो आप इस वीडियो की मदद से एक प्रॉपर वे में एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। और आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजिए, और अगर आप किसी और स्पेसिफ़िक चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस चीज़ पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच।